प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का वी लर्नर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो टॉपिक है संविधान में वर्णित रिट्स। जो हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था मूल अधिकार, उन मूल अधिकारों में जो आर्टिकल 32 था, आर्टिकल 32 हमने देखा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो सुप्रीम कोर्ट को ये गारंटी, ये जिम्मेदारी देता था कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, मौलिक अधिकारों का गारंटर है आर्टिकल 32 के तहत। तो आर्टिकल 32 में ही संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को कुछ पावर्स दी हैं, जिन पावर्स का इस्तेमाल करके वो क्या करता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, तो वो पावर्स कौन कौन सी हैं, वही पावर्स को हम क्या कहते हैं, उन्हीं पावर्स को हम रिट कहते हैं, रिट कहते हैं। और रिट कितनी प्रकार की आर्टिकल 32 में वर्णित हैं? 5 प्रकार की रिट वर्णित हैं। पहली रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी रिट का नाम है परमादेश, तीसरी रिट का नाम है प्रतिषेध, चौथी रिट का नाम है उत्प्रेषण और पांचवी रिट का नाम है अधिकार प्रेक्षा। तो ये रिट्स हमारे संविधान की बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और जितने भी मूल अधिकारों की रक्षा है नागरिकों की, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट इन्हीं 5 रिटों के प्रयोग से करता है। तो हम जानते हैं, एक एक करके अभी हम जानेंगे कि ये रिट हैं क्या, इनको विस्तार से समझेंगे और इनका कोई कैसे प्रयोग किया जाता है और ये हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं ये भी हम देखेंगे। तो एक एक करके समझेंगे। आपको शब्द बहुत जटिल लग रहे होंगे, आम आदमी की समझ से थोड़ा सा परे दिख रहे होंगे, लेकिन हम अभी बहुत ही सरल शब्दों में समझने वाले हैं। एक एक करके इन सारी रीटों को, इनके विशेषताओं को, ये सब हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो हम चलते हैं, पहले तो हम जान लेते हैं कि इन रिटों की क्या विशेषताएं हैं। ये जो 5 प्रकार की रिट्स दी हुई हैं हमारे संविधान में, जिनके तहत हमारा न्यायालय जो है वो क्या करता है, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, उनकी सुरक्षा करता है। और तो हम जान लेते हैं कि इन जो 5 रिटें हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ये रिट हैं वो हमारे संविधान ने कहाँ पर लिखी हुई हैं, आर्टिकल 32 में लिखी हुई है। और आर्टिकल 32 के अंतर्गत ही ये जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है, सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे और इसके लिए वो रिटों का प्रयोग करे, इन रिट्स का प्रयोग करे। और इसके साथ में हमारे संविधान निर्माताओं ने ये भी ध्यान रखा कि भाई हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय दूर हो या लोग सर्वोच्च न्यायालय ना पहुंच सकें, तो ऐसी स्थिति में ये अधिकार 226 के तहत उच्च न्यायालय का भी है। तो ये 2 न्यायालय जो हैं, सर्वोच्च न्यायालय और हमारे राज्यों के जो उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, उनको रिट जारी करने का अधिकार मिला हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय जब रिट जारी करता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत करता है, और वहीं जब उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में रिट जारी करते हैं तो वो आर्टिकल 226 के तहत करते हैं। अर्थात अगर जो हमको मूल अधिकारों की रक्षा करवानी है तो हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और उच्च न्यायालय जाएंगे तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरी विशेषता क्या देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों पर रिट जारी करता है। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, वो केवल और केवल मौलिक अधिकारों के संदर्भ में उसका जब प्रश्न होता है, उनका जब हनन होता है, तभी वह रिट जारी करता है। इसके अलावा आप किसी दूसरे अधिकार को लेकर के, दूसरे किसी मामले को लेकर के, उद्देश्य को लेकर के जाएंगे तो मौलिक
जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो रिट नहीं जारी करने वाला है, क्योंकि वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जबकि जो उच्च न्यायालय होते हैं वो मौलिक अधिकारों पे तो रिट जारी ही कर सकते हैं, इसके साथ में वो अन्य उद्देश्यों पर, अन्य कानूनों पर, अन्य चीज़ों को लेकर के भी रिट जारी कर सकते हैं। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आई कि संविधान में न्यायपालिका को जितनी भी शक्तियाँ दी गई हैं उन शक्तियों में एकमात्र ऐसा कार्य क्षेत्र है जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा अधिकार क्षेत्र कौन रखता है? हाई कोर्ट रखता है, हमारा उच्च न्यायालय रखता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि केवल सर्वोच्च न्यायालय किस पर, केवल मूल अधिकारों पर रिट जारी कर सकता है, वहीं जो हमारा उच्च न्यायालय है वो अन्य उद्देश्यों पर भी रिट जारी कर सकता है। मतलब कि यहाँ पर जो कार्य क्षेत्र है वो उच्च न्यायालय का वो सर्वोच्च न्यायालय से भी अधिक है। यहाँ पर उच्च न्यायालय की शक्ति इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से भी अधिक हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आप लोगों को से। आपने कभी भी कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो हो सकता है आपका सामना हुआ हो, नहीं हुआ है तो आप जान लीजिए कि संविधान में एक जगह पे यही ऐसी शक्ति है, यही ऐसा प्रश्न है जहाँ पर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय से अधिक हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये केवल उद्देश्यों को लेकर के है, किन चीज़ों पर जारी होती है उस पर। इसके अलावा अगली विशेषता अगर जो हम देखें तो उच्च न्यायालय जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, ये सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट का न्याय क्षेत्र उसका क्या है, वो नकार नहीं सकता। मतलब अगर जो आप सर्वोच्च न्यायालय के पास जाओगे कि भाई हमारे इसका हनन हो रहा है मौलिक अधिकारों का और हमारी रक्षा कीजिए, तो सर्वोच्च न्यायालय मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसको संविधान ने गारंटी दी है, उसको ये जिम्मेदारी सौंपी है, तो वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकता, उसको सुनवाई करनी ही होगी वो। ठीक है, अपने आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी ही पड़ेगी उसको। वहीं उच्च न्यायालय की ये जो बात है वो विवेकानुसार है। मतलब अगर जो आप 226 के तहत उच्च न्यायालय में जाते हैं और उससे गुहार लगाते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कीजिए, तो ये उच्च न्यायालय के विवेक के ऊपर है कि वो आपकी गुहार मंजूर करता है, आपकी सुनवाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि उसको गारंटी नहीं दी गई है, उसको संविधान ने गारंटर नहीं बनाया है। गारंटर संविधान ने किसको बनाया है? सर्वोच्च न्यायालय को बनाया है। तो भाई ये कह सकता है कि भाई हमारे पास समय नहीं है या हम इसको नहीं सुनवाई कर सकते, आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए। ठीक है, तो ये हो सकता है। वहीं अगली विशेषता अगर जो हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय सरकार या व्यक्ति पर संपूर्ण देश में ये रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्र है वो पूरा संपूर्ण देश है, वो देश के किसी भी सरकार, चाहे वो स्थानीय हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, ठीक है, वो सब पर जारी कर सकता है। वहीं जो हमारा उच्च न्यायालय है वो अपने केवल राज्य के क्षेत्राधिकार में, जिस राज्य का वो है उसमें, या फिर जिन जिन राज्यों का, कई राज्यों का एक ही न्यायालय होता है ना, तो उन राज्यों, उसका जो क्षेत्राधिकार जिन जिन राज्यों में है उन राज्यों की ही सुनवाई, उन्हीं के मामलों की ही सुनवाई वो कर सकता है। तो ये 4 बड़ी विशेषताएं थी, समझ में आई। क्या पहली विशेषता थी कि ये केवल 32 के तहत जारी होता है, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, 226 के तहत उच्च न्यायालय कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय केवल और केवल मूल अधिकारों पर करता है, जबकि उच्च न्यायालय अन्य उद्देश्यों पर भी जारी कर सकता है। इसके अलावा हमने देखा कि जो हमारा उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो नकार नहीं सकता, अगर जो उसके पास जाएंगे तो उस मना नहीं कर सकता। और वहीं हमारा जो उच्च न्यायालय है उसके पास अगर जो हम 226 के अनुसार जाएंगे तो उसके विवेक के अनुसार है, वो चाहेगा तो सुनेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं सुनेगा। इसके अलावा हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश भर के किसी भी व्यक्ति, किसी भी सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। वहीं जो हमारा उच्च न्यायालय है वो अपने ही राज्य या जिन राज्यों की उसकी जिम्मेदारी है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उन्हीं पर
रिट जारी कर सकता है। तो ये विशेषताएं पढ़ी हमने। अब हम आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं क्या अगला पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हैं। ये तो अभी हमने समझ लिया, पूरी तरीके से समझ लिया, ठीक है। वहीं हम देखते हैं अनुच्छेद 32(2) में रिटों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 32 का जो पार्ट 2 है उसी में इन रिटों की चर्चा की गई है, क्योंकि अनुच्छेद 32 तो क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो तो है ही है, लेकिन अब उपचारों का अधिकार कैसे होगा, किन रिटों के माध्यम से होगा, तो रिटों की चर्चा 32 के जो पॉइंट नंबर 2 है वहाँ पर की गई है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एक एक करके, बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। आज के बाद आप इन रिटों के बारे में कोई भी आपके मन में प्रश्न नहीं रह जाने वाला है। आप ये समझ लीजिए कि आप इनको बहुत सरल भाषा में समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहली रिट जो है हमारे सामने हो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण इंग्लिश में इसको हेबियस कॉर्पस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी इंग्लिश में हेबियस कॉर्पस बोलते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को न्यायालय ये आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित करे और उसके कैद करने की वजह बताए। न्यायाधीश अगर उसके कारणों से असंतुष्ट होता है तो उस बंदी को छोड़ने का हुक्म जारी कर सकता है, ठीक है। देखो इसका अगर जो हम अर्थ समझें बंदी प्रत्यक्षीकरण का, तो बंदी का मतलब होता है जिसको बंधक बनाया गया है, मतलब जिसको पकड़ के रखा गया है, ठीक है। वो कोई व्यक्ति भी पकड़ के रख सकता है, कोई संस्था भी पकड़ के रख सकती है, पुलिस भी पकड़ के रखती है, ठीक है। तो ये सारे लोग जो भी हमारे देश में पाए जाते हैं, वो संस्था हो, पुलिस हो, विभाग हो या कोई व्यक्ति हो, तो अगर जो किसी ने किसी को बंदी बना कर रखा हुआ है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब प्रत्यक्ष मतलब सशरीर, केवल उसको बहुत मतलब ऐसे नहीं कि हमने उसको फ़ोन पे बात करा दिया, हमने वीडियो कॉलिंग करवा दी, नहीं, उसको सशरीर, उसको पूरा उसको उठा करके फिजिकली लाना है, ठीक है। उसको सामने किसके प्रत्यक्ष करना है, कोर्ट के सामने प्रत्यक्ष करना है, सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रत्यक्ष करना है या हाई कोर्ट जिसका जो भी सुनवाई कर रहा है, ठीक है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये राज्य के खिलाफ भी है, मतलब कि अगर जो राज्य या उसका कोई संस्था या उसका कोई विभाग किसी व्यक्ति को वो ऐसे बंदी बना के रखा है, बंद करके रखा है, उसके खिलाफ भी जारी होती है और किसी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी होती है। ये कोई व्यक्ति भी बहुत होते हैं ना, गुंडा लोग गाँव में, ठीक है, गांव में होते हैं, शहरों में होते हैं, किडनैप कर लेते हैं लोगों को या बंधक बना लेते हैं, तो उनके खिलाफ भी इसको जारी किया जा सकता है, इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, तो ऐसा सरकार तो करती है, मतलब कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो ऐसे किसी भी बंदी को अपने सामने उपस्थित होने का आदेश दे सकती है, जिसने भी उसको बंधक बनाया है उस व्यक्ति को, उसी व्यक्ति के खिलाफ ये रिट जारी करेगा, वो एक प्रकार से नोटिस जारी करेगा हेबियस कॉर्पस की बंदी प्रत्यक्षीकरण को, उसे आदेश देगा कि भाई उसको उस बंदी को हमारे सामने पेश किया जाए और उसको जो बंदी बना के रखा गया है उसका कारण बताया जाए। अगर जो न्यायालय को लगता है कि भाई कारण सही था तो ठीक है, वरना अगर जो वो कारण सही नहीं लगता है तो उसको तुरंत हुक्म देगा कि इसको फ्री कर दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। अब पुलिस वगैरह कभी कभी पकड़ के ले जाती है और बहुत दिन तक बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी न्यायालय के आदेश के बंदी बना के रखती है, तो ऐसी स्थिति में हम बंदी प्रत्यक्षीकरण की जारी करवा सकते हैं, कहाँ जा कर के, सुप्रीम कोर्ट जा कर के या हाई कोर्ट जा कर के, ठीक है। या कोई भी गुंडा मवाली लोग भी होते हैं वो भी हमको पकड़ लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है, किसी के भी साथ में हो सकता है। तो हमें क्या है, हम पढ़ रहे हैं तो हमें अपने अधिकारों का और अपनी शक्तियों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या अभी हम देखते हैं, लेकिन भाई हम ऐसा तो है कि हर बंदी को प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी हो सकती है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। क्या हैं? अपवाद भी हैं, अपवाद भी हैं। अपवाद क्यों हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ज़रूरी, कभी कभी बंदी बनाना ज़रूरी होता है। जैसे कौन कौन से अपवाद हैं? अगर जो
वो जो हिरासत हुई है वो कानून के अनुसार हुई है, ऐसा किसी कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट नहीं जारी करेगा, वो वैध होगा। वहाँ पर कोई आपके ऊपर कार्रवाई उस व्यक्ति के ऊपर नहीं होगी अगर जो उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से, जो कानून के अनुसार गिरफ्तार किया गया है। एक तो ये अपवाद होता है। दूसरा ये अपवाद होता है कि अगर जो किसी व्यक्ति ने विधानमंडल या किसी न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की या हमारे हाई कोर्ट की, अगर जो किसी व्यक्ति ने विधानमंडल और न्यायालय की अवमानना की है, ठीक है, उसका कहना नहीं माना है, उसका आदेश नहीं माना है, और उसके अंतर्गत तब उसको जबरदस्त गिरफ्तार किया गया है, तब उसको बंदी बना के रखा गया है, पकड़ा गया है, तो ऐसे व्यक्ति को वह व्यक्ति भी क्या वो बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए नहीं जा सकता, और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उसके जो जिसने भी बंदी बना के रखा है उसके खिलाफ ऐसी रिट नहीं जारी करेगा। ठीक है। और क्या हो सकता है, और ये कि न्यायालय के द्वारा अगर जो हिरासत दी गई है, अगर जो हिरासत में रखने का आदेश किसने ही दिया है, स्वयं न्यायालय ने ही दिया है, तब भैया कैसे आप न्यायालय के पास ही जाएंगे और बोलेंगे कि हमें छोड़ दो, ठीक है, हमें छुड़ाया जाए, ठीक है, क्योंकि न्यायालय भी आदेश देता है किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में नहीं हो सकता है। या फिर वहाँ भी नहीं जारी होती है, कुछ मामले, ऐसा कोई मामला जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो, ऐसा कोई मामला है जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो ऐसी स्थिति में भी बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये इसके कुछ अपवाद थे, समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा 10 सेकेंड 20 सेकेंड बैक करके फिर से समझ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरी रीट की बात करेंगे हम लोग। जो दूसरी रीट है वो है परमादेश। परमादेश, इसका अगर जो संधि विच्छेद करेंगे तो परम आदेश, ठीक है, मतलब सबसे महान, सबसे बड़ा आदेश, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंडामस। ठीक है, ये रीट क्यों जारी होती है? ये रीट न्यायालय जो है अधिकारियों को जारी करता है कि वह उस कार्य को करें जो उनके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है। हमारी सरकार है या हमारे जो सरकारी विभाग हैं, सरकारी अधिकारी हैं, सार्वजनिक अधिकारी जो हैं, ये क्या होता है कि मतलब कि कभी कभी अपना काम नहीं करते सही से। हमने देखता है कि मतलब सरकारी नौकरी जिसको मिल जाती है वो फिर काम कहाँ ही करता है, सरकारी टीचर पढ़ाते ही नहीं, ठीक है, सरकारी अफसर काम ही नहीं करते, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो इसका सही अर्थ अगर जो हम देखें परमादेश का, तो इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट है भाई, सबसे पावरफुल होता है, इसलिए वो क्या कहता है, हम आदेश देते हैं। ये किसके खिलाफ जारी हो सकता है? ये सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ जारी हो सकता है, मतलब सार्वजनिक मतलब सरकारी अधिकारियों के खिलाफ, सरकारी निगमों के खिलाफ जारी हो सकता है, जो नगर निगम होती हैं, नगर पालिकाएँ होती हैं, ग्राम पंचायतें होती हैं, इनके खिलाफ भी जारी हो सकता है। ये अगर जो अपना काम सही से नहीं कर रही हैं, अगर जो प्रधान जी अच्छे से काम ग्राम पंचायत में काम नहीं करा रहे हैं, कूड़ा किसी घर के सामने फेंकवा दिए हैं, तो आप जाइए और बोलिए कि हमारे जो है मौलिक अधिकार की रक्षा कीजिए, क्योंकि हमारे घर के सामने न्यायपालिका ने या ग्राम पंचायत ने कूड़ा डलवा दिया है और जिससे बदबू आ रही है, बीमारियां फैल रही हैं, मलेरिया डेंगू फैल रहा है, और इससे हमारे जीवन का जो अधिकार है आर्टिकल 21 वो खतरे में आ गया है, तो हमारी रक्षा कीजिए। तो वहाँ पर क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? तुरंत उस संबंधित संस्था को, संबंधित ग्राम पंचायत को परमादेश रिट जारी करेगा, मैंडामस रिट जारी करेगा, और तुरंत उसको आदेश दिया जाएगा कि भाई तुम कौन हो, इस गांव की ग्राम पंचायत हो और ग्राम पंचायत के प्रधान हो, तो तुम्हारा ये काम है कि किसी घर के सामने कूड़ा ना रहे, साफ़ सफाई रहे, तो आप उसको तुरंत हटवाइए और उसको तुरंत कूड़ा हटवाना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ गए? तो ये परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सबसे ऊपर होता है, और ये किसके खिलाफ जारी होता है? किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ,
किसी निगम के खिलाफ या अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ भी, जो छोटे स्तर के न्यायालय होते हैं उनके खिलाफ उनके प्रति भी जारी हो सकता है, उनके लिए भी जारी कर सकता है। और सरकार के खिलाफ भी जारी हो सकता है। कोई सरकार है वो अपना काम सही से नहीं कर रही है, या अपने सरकार का कोई अधिकारी जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी जारी की जा सकती है। लेकिन इनमें भी अपवाद हैं। हर जगह पर अपवाद आपको मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ही नहीं छोड़ सकते ना। तो अपवाद क्या है कि इस रिट को कोई निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। निजी व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है, किसी व्यक्ति के खिलाफ हम थोड़ी जारी कर सकते हैं। मान लेते हैं हम कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं, प्राइवेट टीचिंग करते हैं, या हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और हमारा कोई यूट्यूबर इतना प्रिय है, हमारा चाहता है कि वो हम 2 दिन वीडियो नहीं बनाए तो उसको लगता है कि यार बहुत गलत हो गया, और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि भाई इनको आदेश दीजिए कि अपना काम करें, यूट्यूब पे वीडियो बनाएं। तो भाई हम निजी व्यक्ति हैं, ये हमारा निजी चैनल है, तो ऐसी स्थिति में ये रिट जो है, परमादेश की रिट, न्यायालय मेरे खिलाफ जारी नहीं कर सकता, क्योंकि हम निजी व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये केवल जो है सरकार या सरकारी अधिकारी या सरकारी विभाग या सरकारी निगमों या अधीनस्थ न्यायालयों इत्यादि के खिलाफ ही जारी किया जाता है। किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ या किसी निजी कंपनी के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। निजी कोई इकाई है उसके खिलाफ भी ये जारी नहीं किया जा सकता। ये इसका सबसे बड़ा अपवाद है। और क्या हो, ये किसी गैर संवैधानिक विभाग के खिलाफ भी जारी नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई विभाग जो गैर संवैधानिक है, जिसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, उसके खिलाफ भी जारी नहीं किया जा सकता इसको। ठीक है, और इसका क्या है कि अगर जो कोई अधिकारी का कोई कर्तव्य विवेकानुसार है, मतलब कि हम जितने देखते हैं विवेकानुसार, ठीक है, हम जानते हैं कि जो बड़े अधिकारी हमारे होते हैं उनके बहुत सारे काम, उनकी बहुत सारी शक्तियाँ उनके विवेक पर निर्भर होती हैं, उनके ऊपर निर्भर होती हैं। वो चाहें तो करें या ना चाहें तो ना करें, वो जो उनको जैसा सही लगे। जैसे अभी हमने देखा था कि जो हाई कोर्ट हमारा 226 के तहत रिट जारी कर सकता है, लेकिन वो उसके ऊपर क्या है, वो उसके विवेकानुसार है। तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने रिट जारी करने से मना कर दिया, तो आप उसके खिलाफ रिट थोड़ी जारी करवा सकते हैं। जाकर के न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गए कि उसके खिलाफ रिट जारी करो, परमादेश जारी करो कि वो सुनवाई करे ही नहीं करेगा भाई, क्योंकि संविधान ने ये शक्ति उसको कैसे दी है, विवेकानुसार दी है। उसको अगर जो सही लगेगा तो ठीक है। तो ये कोई अगर जो किसी अधिकारी को या किसी संस्था को सरकारी कोई काम उसके विवेक के अनुसार छोड़ा गया है, तो वहाँ उसके खिलाफ भी ये परमादेश रिट जारी नहीं हो सकती। और इसके अलावा अगर जो किसी व्यक्ति को कोई संविदा पर रखा गया है, तो उसके खिलाफ भी ये रिट जारी नहीं हो सकती। इसके अलावा सबसे बड़ा अपवाद हमारे देश का राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय हमारे जो होते हैं, वो हमारे देश के मुखिया होते हैं और इनको बड़े विशेषाधिकार होते हैं। राज्यपाल जो होते हैं वो हमारे राज्य के मुखिया होते हैं और इनको भी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ ये रिट जारी नहीं हो सकती। राष्ट्रपति अगर जो अपना काम नहीं कर रहे हैं कोई ड्यूटी, और राज्यपाल भी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इन 2 व्यक्तियों के खिलाफ, इन 2 पदों के खिलाफ ये रिट जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि भाई राष्ट्रपति हमारे देश का मुखिया होता है, ठीक है, उसके खिलाफ ये रिट जारी नहीं की जा सकती। तो ये भी इसका एक अपवाद है, ठीक है। इसके अलावा एक और अपवाद है इसका, जो हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, मतलब राज्यों के जो हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है, उनके जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनके खिलाफ भी ये रिट जारी नहीं की जा सकती है। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया है, एक बार फिर से प्ले करके देखेंगे। बहुत सरल भाषा में, जितना संभव था उतनी भाषा में समझा रहे हैं, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली रिट है हमारी प्रतिषेध।
क्या है? प्रतिषेध रिट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। अगर जो इसका सही शब्द देखें तो होता है रोकना। और इसमें क्या क्या शामिल है देखो, किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है। ये कहाँ पर जारी होता है? यह ऐसी रिट है जो केवल किसी न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ जारी होती है। ये किसी राज्य के खिलाफ, सरकार के खिलाफ या किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं हो सकती। ये केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थान जो होते हैं उनके खिलाफ ही जारी किया जाता है। ठीक है, और ये कब जारी किया जाता है? जब वो न्यायिक संस्थान या अर्ध न्यायिक संस्थान अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने लगने लगते हैं। ऐसा कोई काम करने लगे वो जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उनको रोकने के लिए कि भाई ये काम तुम्हारे बस का नहीं है या ये काम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तो आप इसको क्यों कर रहे हैं? तो इसको रोकने के लिए जो होता है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो है इस प्रकार की रिट जारी करते हैं। इस रिट का नाम है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। इसका मतलब होता है रोकना या मना करना। ठीक है, तो इसको अगर जो हम और आगे समझें तो प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना। अतिक्रमण का मतलब होता है उसको आगे अपनी सीमा और अपनी जो बोलते हैं ना, अपनी सीमा को पार कर देना। तो अपनी सीमा से बाहर जा कर के, अपनी शक्ति अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर के काम नहीं करना है, इसको रोकना, यही काम होता है। ठीक है, इसका हमने पहले भी बताया कि इसका संसद या विधानसभा या कार्यपालिका, हमारी जो सरकार है, या किसी निजी व्यक्ति के या किसी निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसका प्रयोग नहीं किया जाता। यह केवल और केवल किसके लिए है? न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थानों के लिए है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो ये पूरा इसका पूरा चक्कर था। अगला आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो अगली कौन सी रिट है हमारी? उत्प्रेक्षण। ठीक है, उत्प्रेक्षण रिट क्या है? यह रिट किसी विशिष्ट न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से की जाती है। ये भी क्या है? इसका अगर सही अर्थ समझें हम तो उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। ठीक है, ये जो है किसके द्वारा जारी होती है? हमेशा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या उच्च न्यायालयों के द्वारा अपने जो अधीनस्थ न्यायालय हैं और अधीनस्थ अधिकरण हैं, अर्ध न्यायिक संस्थान हैं, उनके खिलाफ जारी की जाती है। और इनमें क्या ज़्यादातर कहा जाता है कि वहाँ पर जो लंबित मामले हैं उनको सीधे अपने पास बुला लिया जाता है। बहुत सारे लंबित मामलों को इसी रिट के माध्यम से, जो किसी नीचे की संस्था में लंबित पड़े हैं और वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, उनको सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने पास स्थानांतरित कर लेता है उस फाइल को कि अब भाई इस मामले की सुनवाई हम करेंगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ठीक है, ये कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि न्यायिक क्षेत्र में कमी हो या कानून में खराबी के आधार पर भी जारी किया जा सकता है इसको। मान लीजिए कोई कानून सही नहीं लग रहा है उच्चतम न्यायालय को या उच्च न्यायालय को, तो भी वो क्या कर सकता है? उस केस को अपनी छोटी न्यायालय दीवानी अदालत या जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं वहाँ से सीधे वो अपने पास मंगवा सकता है। ठीक है, अच्छा, ये जो न्याय है उत्प्रेक्षण, ये पहले सिर्फ किसके लिए था? न्यायिक और अर्ध न्यायिक क्षेत्रों के लिए था, जो अर्ध न्यायिक संस्थान है और अर्ध न्यायिक। लेकिन 1991 में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो सुपर बॉस है, उसने जो है बॉस ने ये फैसला दिया कि भाई ये व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्राधिकरणों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है।
ठीक है। मतलब अगर जो ऐसा कोई सरकारी प्राधिकरण है जो जिसके काम से, जिसके डिसीजन से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो उन प्राधिकरणों के खिलाफ भी इसको जारी किया जा सकता है। ये फैसला हमारे बिग बॉस सुप्रीम कोर्ट ने कब दिया? 1991 में दिया था। ठीक है। अगली रीट की तरफ इसमें और समझ लेते हैं। देखो अभी आपको अच्छा ये भी समझ में आएगा कि अभी तो प्रतिषेध में भी यही बताए थे, उत्प्रेषण में भी यही बता रहे हैं। तो जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर है उसको समझ लेते हैं। तो प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही हो। मतलब प्रतिषेध जो इससे पहले हम पढ़े थे, जिसका मतलब था रोकना या मना करना, वो तब जारी की जाती है जब जैसे किसी कोई केस चल रहा है और वो केस क्या है कि उसके जिस न्यायालय में चल रहा है उसकी सीमा से बाहर है, वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और उस पर सुनवाई शुरू कर चुका है या उसकी सुनवाई चल रही है। तो कहता है हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या बोलेगा, भाई रुक जा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इस पर तुम सुनवाई नहीं कर सकते, इसको हमारे पास भेज दो, ये हमारे अधिकार क्षेत्र का है, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र का नहीं है। ये है टोटल प्रतिषेध, जब कार्रवाई चल रही थी उस समय के लिए। ठीक है। तो इसका उद्देश्य पूरा क्या होता है कि कार्रवाई रोक दी जाए। ठीक है, कार्रवाई को रोक दिया जाए क्योंकि कार्रवाई जो है वो उस जो कर रहा है उसके क्षेत्र से बाहर है, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जबकि जो अभी हमने उत्प्रेषण पढ़ा, उत्प्रेषण वो है रिट कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से। मतलब कि किसी ने कार्रवाई को उसने कर दी और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ध्यान बाद में वहाँ पहुँचा या उसके पास ये मामला बाद में पहुँचा कि भाई ये जो निचली अदालत ने सुनवाई की थी और कार्रवाई की थी वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर थी, तो उसका जो निर्णय दिया था उस निर्णय को समाप्त कर देगा और उस कार्रवाई को समाप्त होने के बाद उसके जो डिसीजन था उस डिसीजन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, ये रिट जारी की जाती है। आई थिंक अब आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो इसका भी अपवाद यही है कि ये जो है सबसे बड़ा अपवाद इसका है कि ये किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं हो सकती। ठीक है, किसी निजी व्यक्ति या निजी इकाई के खिलाफ जारी नहीं हो सकती। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम आते हैं, हमारा जो 5वीं रिट है उसको हम बोलते हैं अधिकार प्रेक्षा, को वारंटो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्वा वारंटो। तो को वारंटो में क्या है? ये अंतिम रिट है हमारी 5 रिटों में। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है कि आपका क्या प्राधिकार है, मतलब आपका क्या अधिकार है। ठीक है, या तो हम इसको क्या समझते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। इसका सही शब्द ये देखो, समझ में आ गया होगा आपको, ये बहुत सरल लिखा हुआ है कि अगर जो कोई व्यक्ति ऐसा है जो अनैतिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से किसी पद पर पहुंच गया है, मान लेते हैं हमारे यहाँ करप्शन बहुत चलता है और कोई करप्शन में ब्राइब दे करके, घूस दे करके कोई अधिकारी बन जाता है जा करके, या जो है वो परीक्षा में नकल करके या किसी दूसरी इस फर्जी वाड़े से फर्जी सर्टिफिकेट दिखा करके, फर्जी इंटरव्यू दे करके, ऐसी किसी भी अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर पहुंच जाता है जिसकी वो योग्यता नहीं रखता है। ठीक है, बिना योग्यता के वहाँ पे बिठा दिया गया उसको, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है वो कौन सी रिट जारी होती है? को वारंटो जारी होती है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आपकी नज़र में है जो उस पद के योग्य नहीं है, उसने किसी फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी डिग्री या ऐसा कुछ फर्जी काम करके वो पद हासिल किया है, तो उसके खिलाफ जब कोई शिकायत जाएगी तो उसके खिलाफ जब ऐसा कुछ जाता है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अधिकार प्रेक्षा जारी करता है और उससे पूछा जाता है कि भाई आप किस प्राधिकार में, आपकी अथॉरिटी क्या है, आप यहाँ कैसे पहुँचे, और उसको पूरा अपना
उसका जो दावा है कि भाई हम इस पद के लायक हैं, तो उस दावे की जांच की जाती है फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हाँ तुम सच में इसके लायक हो कि नहीं हो। जो जो चीज़ें हैं इस पद को ग्रहण करने के लिए, योग्यताएं जो निर्धारित हैं वो आपके पास हैं कि नहीं हैं। अगर जो नहीं है तो फिर उसको पद से हटा दिया जाता है कि भाई करप्शन करके आए थे, गलत काम गलत तरीके से बैठे थे, अब भागो यहाँ से। ठीक है, तो ये अधिकार परीक्षा थी। ठीक है, इसका भी एक अपवाद होता है। इसका अपवाद क्या है कि जो हमारे मंत्री कार्यालय होते हैं, जो हमारे मंत्रियों के कार्यालय होते हैं, ठीक है, उनमें जो है जो अधिकारी लोग काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनके खिलाफ ये रिट जारी नहीं हो सकती। वो योग्य हो, अयोग्य हो, कैसे भी पहुँचे हों, वहाँ पर मंत्री की सिफारिश पे पहुँचे हों, मंत्री के घर के हों, मंत्री के चेले हों, कुछ भी हो, तो मंत्री कार्यालय के जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके खिलाफ ये रिट नहीं जारी होती। और किसके खिलाफ भाई नहीं जारी होती? और किसके खिलाफ नहीं जारी हो सकती ये रिट? भाई जो निजी कार्यालय हैं, भाई हमने कोई निजी कंपनी बनाई, अपनी प्राइवेट कंपनी बनाई, हमने कोई निजी अपना चैनल बनाया है और इसका हमने एक ऑफिस रख रखा है मान लेते हैं, और ऑफिस में हमने 4 व्यक्तियों को काम पे लगा रखा है और हमने जो है उनको कैसे भी करके काम में लगाया हो, चाहे तो उसके खिलाफ थोड़ी जारी हो सकती है। तो निजी कार्यालयों, निजी अधिकारियों के खिलाफ नहीं जारी हो सकती है ये। और मंत्री जो परिषद के कार्यालय हैं, मंत्री कार्यालय जो होते हैं, उनमें काम करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी ये रिट जारी नहीं हो सकती है। तो आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो ये पूरा जो है हमारा जो डिस्कशन था वो हमने देखा। अब हम एक बार इसका समरी देखते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ये आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, और रिटों का जिक्र कहाँ पर है? आर्टिकल 32 के पार्ट 2 में इसका जिक्र है इन 5 रिटों का। ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत इनकर जो हमारा हाई कोर्ट है वो जारी कर सकता है। ठीक है, और ये जो है ये कंपलसरी है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और वहीं हाई कोर्ट के लिए ये विवेकाधिकार पर है उसके। हमने देखा था कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो केवल और केवल मूल अधिकारों पर ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो मूल अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स पर ही रिट जारी कर सकता है। वहीं जो हमारा हाई कोर्ट है वो अन्य क्षेत्रों पर भी, अन्य उद्देश्यों में भी जारी कर सकता है। तो इस मामले में हाई कोर्ट की शक्ति जो है, हाई कोर्ट का कार्य क्षेत्र वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा हो जाता है। और ये एकमात्र ऐसा केस है, इसीलिए ये केस बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। आप IAS या UPSC या SSC की परीक्षा में बैठेंगे तो वहाँ पर ये केस बहुत पूछा जाता है, क्योंकि एकमात्र ऐसी कंडीशन यही बनती है जहाँ पर हाई कोर्ट का कार्य क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो देश भर में किसी भी सरकार, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। वहीं जो हमारा हाई कोर्ट होता है वो अपने राज्य या संबंधित जो उसका क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत आने वाली इकाइयों, राज्य और संस्थाओं के खिलाफ, व्यक्तियों के खिलाफ ही रिट जारी कर सकता है। वैसे तो हम चाहें, ये तो हमारी मर्जी पर है, अगर जो हम चाहें तो हम कहाँ जाएं? सुप्रीम कोर्ट जाएं, और मर्जी हो हमारी तो 226 के तहत हाई कोर्ट जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक हिदायत दी है कि भाई अगर जो किसी व्यक्ति के मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का अगर जो हनन होता है तो सबसे पहले उसे हाई कोर्ट जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये भी कंपलसरी नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि बेहतर होगा कि वो एक बार हाई कोर्ट भी जा कर के देख ले पहले, क्योंकि वो पास पड़ेगा और उसको सुविधा भी होगी। ठीक है, अगर जो फिर भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाए आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, तो आई थिंक अब इस रिट और रिटों से संबंधित कोई भी प्रश्न बाकी नहीं रह गया होगा, कोई डाउट बाकी नहीं रह गया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर जो आप सभी के मन में रह गया है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम उसकी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का प्रयास
करेंगे। आप सबने धैर्य के साथ में ये वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। और ऐसे ही अगर जो ये आपको थोड़ा सा भी इसमें कोई डाउट रह गया है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार इसको आप रीप्ले कर लीजिए। दो तीन बार जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप आसानी से सारी चीज़ें समझ जाएंगे। ठीक है, कुछ बातें जो हैं वो जल्दी जल्दी में बोलते हैं, हम उन पर भी ध्यान देते रहना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई थिंक ये वीडियो आप सभी के लिए लाभदायी साबित होगी। हर प्रतियोगी परीक्षा में इससे क्वेश्चन आता है, तो आप इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिए। और अगर जो आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं भी हिस्सा ले रहे हैं तो भी आपका ये ड्यूटी है कि आप इसको पढ़ें, अपने संविधान को जानें, अपने अधिकारों को जानें, ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके, आप पढ़े लिखे बेवकूफ़ ना कहलाएं। ठीक है, और तब के लिए इतना ही। अगर जो आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।